मेरा नाम मीना है। मैं बहुत खूबसूरत थी। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तभी मेरे घर वालों ने मेरी शादी हरीश के साथ कर दी थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 21 साल की थी, लेकिन आगे मेरे साथ जो हुआ उसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। हरीश को कैंसर था। शादी के बाद जब मुझे पता चला तब मेरे होश उड़ गए। शादी के 2 साल बाद ही हरीश चल बसा। हरीश वैसे तो ज़्यादा अमीर नहीं था, फिर भी 2 कमरे का एक मकान, बीमा की रकम और कुछ बैंक बैलेंस मिलाकर तकरीबन 5 लाख रुपये और साथ में एक बाइक वह छोड़ गया था। पर वह रकम मेरी जैसी मॉडर्न लड़की के लिए ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे वह रकम भी ख़त्म हो रही थी। इसी बीच मैंने सेठ हमीरचंद को अपने जाल में फंसा लिया था। मैं उनकी कंपनी में सेक्रेटरी बनकर आई और फिर उनकी लाइफ पार्टनर बन बैठी। सेठ हमीरचंद का कारोबार अच्छा चल रहा था। उनकी खुद की कंपनी थी। उनके बनाए सामान का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता था। सेठ हमीरचंद थोड़े नाटे और मोटे थे और रंग भी सांवला था, पर उनकी पढ़ाई लिखाई और कारोबार करने की चतुराई लाखों में एक थी। उन्होंने मुंबई से एमबीए करने के बाद अपने पिता का कारोबार संभाला था। वे तकरीबन 50 साल के हो चुके थे। उनकी शादी भी हो चुकी थी। बीबी काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट थी, पर 5 साल बाद ही उन्हें छोड़कर किसी और के साथ विदेश जा बैठी थी। उसके बाद उन्हें शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैंने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। अब मैं सेठ के आलीशान बंगले में रहती थी और उनकी दौलत के भरपूर मज़े ले रही थी। इसी बीच रोहित नाम का एक नौजवान सेठ की कंपनी में मेरी जगह सेक्रेटरी बनकर आया। मेरी और हमीरचंद की ज़िंदगी कुछ दिनों तक सामान्य रही। मैं पेट से भी हुई थी, पर सेठ को इसकी भनक भी नहीं होने दी और मैंने बच्चा गिरवा लिया। मेरी नज़र सेठ के कारोबार पर थी। उधर रोहित अक्सर सेठ से मिलने घर भी आया करता था। मैं उसकी खूब खातिरदारी करती थी, उसके साथ बैठकर बातें किया करती थी। मुझको रोहित पसंद आ गया था। वह 24 साल का एक गबरू जवान लड़का था। रोहित जब भी मेरे घर आता तो बातों के दौरान चाय का कप बढ़ाते समय मैं अपना आंचल जानबूझकर गिरा देती और अपने उभार दिखाती, तो कभी टेबल के नीचे से रोहित के पैरों से खेलती। धीरे धीरे रोहित भी मेरी ओर खींचने लगा था। अब तो मैं रोहित के साथ घूमने भी जाया करती थी। कभी कभार खुद सेठ हमीरचंद भी रोहित को मेरे साथ शॉपिंग के लिए भेज देते थे। मैंने खुश होकर रोहित को भी बिल्कुल अपने जैसा एक कीमती मोबाइल फ़ोन खरीद दिया था। मैं रोहित को शहर से थोड़ी दूर हाईवे पर बने अपने फार्म हाउस पर ले जाती। वहाँ घंटों उसके साथ समय बिताती और उसके साथ बिस्तरबाजी भी करती। जो देह सुख मुझे सेठ हमीरचंद से नहीं मिल रहा था, वह मैं रोहित से पा रही थी। सेठ हमीरचंद को कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाना होता था। ऐसे में तो रोहित और मुझको भी पूरी छूट होती थी। खून खांसी और खुशी छिपाई नहीं छिपते हैं। धीरे धीरे हम दोनों के किस्से दफ्तर से होते होते सेठ हमीरचंद के कानों में भी पड़े, पर उन्होंने इसे मेरे सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। वैसे कुछ सचेत मैं भी हो गई। कुछ दिनों बाद सेठ हमीरचंद को फिर शहर से बाहर जाना पड़ा था। मैं रोहित को कार में बिठाकर फिर फार्म हाउस में मज़े ले रही थी। उसी समय सेठ का फ़ोन मेरे फ़ोन पर आया। रोहित ने अपना फ़ोन समझकर हेलो कहा। ठीक इसी बीच मैं भी बोल उठी, किसका फ़ोन है डियर? सेठ की आवाज़ सुनकर रोहित ने फ़ोन मुझको पकड़ा दिया। बात करके मैंने फ़ोन रख दिया, पर हम दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीर खिंचाई गई थी। हमारी मौज मस्ती के आलम में खलल पड़ गया था। मैंने कहा, हमें इसी वक्त चलना होगा। सेठ 2 से 3 घंटे में घर आने वाले हैं। फार्म हाउस में आम के बाग थे। मैंने कुछ आम पैक कराए तो रोहित ने पूछा, इन आमों का तुम क्या करोगी? तुम आम खाओ, गुठली गिनने की क्या ज़रूरत है? और हम दोनों ने एक एक आम कार में बैठे बैठे खाया। फिर हम दोनों घर की ओर चल दिए। कार मैं चला रही थी। जिस ओर रोहित बैठा था, सड़क के ठीक नीचे गहरी खाई थी। एक जगह कार को धीमा कर मैं
बाईं ओर पड़ी रेत के ढेर पर कूद गई और कार का स्टीयरिंग थोड़ा खाई की तरफ ही काट दिया। रोहित कार के साथ खाई में जा गिरा था। मेरी बाह पर मामूली खरोंच आई थी। थोड़ी दूर जाकर मैंने लिफ्ट ली और आगे टैक्सी लेकर घर पहुंची तो देखा कि सेठ सोफे पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और टीवी देख रहे थे। सेठ ने मुझसे पूछा, बड़ी देर कर दी, कहाँ गई थी? बहुत दिनों से फार्म हाउस पर जाने का मन था, इसीलिए आज वहाँ घूमने निकल गई थी। इसी बीच टीवी पर खबर आई कि एक कार खाई में गिरी है। उसमें सवार एक नौजवान की मौत हो गई है। उस कार में आमों से भरा एक बैग भी था। सेठ बोल उठे, तुम्हें तो चोट नहीं आई? मैं रोहित को वैसे भी नौकरी से निकालने ही वाला था। कमबख्त काम के समय दफ्तर से लापता रहता है। मौत ने उसे दुनिया से ही निकालकर बाहर कर दिया। मेरी बोलती बंद हो गई, लेकिन मेरी समझ में आ गया था कि शायद सेठ को सब पता चल गया है। मैंने उसके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। और मैं रोने का नाटक करने लगी। सेठ ने मुझको उठाया और अपने गले से लगा लिया। फिर मैं मन ही मन खुश होते हुए अपने कमरे में आ गई, क्योंकि जिसकी वजह से मैं फंस सकती थी उसका मैंने शिकार कर लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।